हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल इंग्लिश विद आरबी। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट करेंगे जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसके अलावा हम यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग पर भी कार्य करेंगे, यानी कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंस हम बनाएंगे। उसके अलावा हम डेली यूज़ होने के लिए हमें जिन जिन इंग्लिश ग्रामर टॉपिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे। अब देखो, हम इंग्लिश को यहाँ पर दोनों तरीके से लेके चलेंगे, एज ए सब्जेक्ट और एज ए लैंग्वेज। अगर हम बात करें तो हम इंग्लिश को यहाँ पर दोनों तरीके से लेके चलेंगे, क्या एज ए सब्जेक्ट और एज ए लैंग्वेज। ठीक है, तो हम इस चैनल पे अब इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट और एज ए लैंग्वेज लेके चलेंगे। अब देखो, एज ए सब्जेक्ट हमें इंग्लिश को पढ़ने की जरूरत कब होती है? जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश एज ए इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में हमें दिखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बैंक। बैंक में इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। उसके अलावा एसएससी, कोई भी हमारा डिफेंस एग्जाम हो, कोई भी हमारा इंश्योरेंस एग्जाम हो, तो उन सब में हमें इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब देखो, बैंक में हमारा चाहे इंटरव्यू हो चाहे हमारा रिटन एग्जाम हो, दोनों में हमें इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंग्लिश को हमें बहुत अच्छे से लेके चलना है अगर हम बैंक, एसएससी या कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखो, एसएससी में किस किस कौन कौन से एग्जाम को टारगेट हम करके चलेंगे। सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, उसके अलावा सीपीओ, एसएससी जीडी और एमटीएस हुआ और स्टेनो हुआ। हम इन सारे एग्जाम को लेकर टारगेट करके यहाँ पर चलेंगे। उसके अलावा हम डिफेंस और इंश्योरेंस एग्जाम को भी यहाँ पर लेकर चलेंगे, यानी कि हम इंग्लिश को बहुत ही डीपली और बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। अब देखो, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ने का मतलब होता है हम इंग्लिश को बोलना सीखेंगे। अब देखो, अगर इंग्लिश हमारी मदर टंग है तो हमें इंग्लिश को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑटोमेटिकली वो सीख जाते हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों की मदर टंग क्या होती है? हिंदी होती है। हमें हिंदी को सीखने के लिए किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग अपने घर में या अपनी सोसाइटी के द्वारा हम इसको अच्छे से सीख लेते हैं। तो वैसे ही अगर किसी की इंग्लिश मदर टंग है तो उसको इंग्लिश को सीखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर इंग्लिश को आप एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश को सीखने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें टेंस वगैरह या कुछ हमें वर्ब हुआ और हमारे मॉडल एग्जेक्टिव वर्ब हुआ, कंडीशनल सेंटेंस हुए, क्वेश्चन टैग हुए, हमारे कुछ चैप्टर होते हैं जो हमें इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इन सब चैप्टर को भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब देखो, इंग्लिश को हम यहाँ पर इन एज ए सब्जेक्ट शुरू करने के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, इंग्लिश को हम दो तरीके से बांट के चलते हैं, फंक्शनल ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का मतलब होता है यानी कि टेंस, वर्ब, मॉडल एग्जेक्टिव वर्ब, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, ये सब हमारे डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। और फंक्शनल ग्रामर में हमारा कौन सा आता है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, हम लोग यहाँ पर जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। तो हम इसको भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करके चलेंगे। उसके अलावा हम इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को पढ़ना है, मैं ऑलरेडी एक चैनल पर पढ़ा चुकी, कलाम जिस एकेडमी पर, तो वहाँ पर भी आप इसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को पढ़ा चुकी हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर शुरुआत पार्ट ऑफ स्पीच से करेंगे तो वहाँ पर आपको अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को पढ़ सकते हैं। टेंस, वर्ब, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंस मैं वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच को पहले करेंगे, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को करेंगे। आइए हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में हमारी जो इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज होती है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है तो उसकी अपने आप में एक लिपि होती है, क्या? देवनागरी। वैसे इंग्लिश की भी एक लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, वो क्या होती है? हमारी रोमन। इंग्लिश की जो लिपि होती है वो क्या होती है? रोमन। अब देखो, हम बात करेंगे इंग्लिश में हमारे कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। अब देखो, इसमें कुछ वर्ड हमारे क्या होंगे? अल्फ़ाबेट हमारे वोवल्स होंगे और कुछ कॉन्सोनेंट होंगी। 26 वर्ड मिलके, 26 वर्ड अल्फ़ाबेट मिलके हमें कितने साउंड में बनाते हैं? 44। यानी कि ये जो 26 वर्ड हैं, कुछ इसमें वोवल्स हैं और कुछ हमारे कॉन्सोनेंट हैं।
हमें 5 वोवल्स हैं और 21 हमारे क्या है कॉन्सोनेंट हैं। तो हमें ये हमारे वोवल्स है 21 हमारे कॉन्सोनेंट है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं कि हमारे वोवल्स जो होते हैं वो कितने साउंड बनाते हैं और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने साउंड बनाते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ये जानते हैं कि वोवल्स कितने साउंड बनाते हैं और कॉन्सोनेंट कितने साउंड बनाते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो हमारे 26 होते हैं ये अपने आप में हम क्या होंगे, अल्फाबेट होते हैं। 26 हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। अगर मैंने इस अल्फाबेट में एस लगा दिया तो ये अल्फाबेट का मतलब क्या होगा, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अल्फाबेट्स होता है तो उसका मतलब क्या होता है। अल्फाबेट होगा तो ये हमारे 26 वर्ड अक्सर होंगे, ठीक है, लेकिन एस लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से ऐसे सब्जेक्ट में की तरह भी इंग्लिश को लेके चलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच हम पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम इसमें साथ में साथ लैंग्वेज के रूप में भी इसको लेके चलेंगे, लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को पार्ट ऑफ स्पीच के बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को आपको पढ़ना है तो आप कलाम जीएस अकेडमी पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की। हम यहाँ पर स्पीकिंग के बारे में डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस को डेली रिपीट करना है, जिससे हम अपने डेली दिनचर्या में डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं, यानी कि हमें हिंदी की जगह इंग्लिश वाले शब्दों को ही यूज़ करना है। उसके अलावा आपको एक काम और करके चलना है, अगर आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंटली लेके चलना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से बोलना सीखना है, तो आपको डेली कम से कम 5 नए वर्डों को सीखना है। आपसे मैं ये नहीं कह रही आप डेली 100 या 200 वर्ड आप लेके चलो, आप डेली बस 5 वर्ड लेके चलो, उन वर्ड को रिपीट करते चलना है। आपको इंग्लिश में आपको रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ उन वर्ड को एक बार पढ़ा, उसके बाद में हफ्ते में दूसरी बार रिपीट करना है, और डेली आपको 5 वर्ड पढ़ के चलना है। और एक दिन देखना आपके पास बहुत सारे अच्छे से वोकैब तैयार हो जाएगी। आपको किसी वर्ड को डेली 5 वर्ड आपको डेली लेके चलने, ये नहीं कि आपको मैं बहुत सारे वर्ड बोल दे दूं कि आप ये याद करो। एक साथ हम सारे वर्ड याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़े थोड़े करके हम कुछ वर्डों को याद करके अपना वोकैब पोर्शन अच्छा करके चल सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर वोकैब पर भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। वोकैब में हम कॉम्प्रिहेंशन लेके चलेंगे, साथ में हम एंटोनिम सिनोनिम्स लेके चलेंगे और इडियम्स और फ्रेज भी यहाँ पर लेके चलेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं इंग्लिश के लेसन की। सारे लेसन हम बहुत अच्छे से कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हमारी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, शायद उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। आपका कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।